नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 8वीं के व्याकरण के प्रकार के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो व्याकरण के प्रकार में काल पहचानने का तरीका। दोस्तों, आपने 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा में काल परिचय, क्रियाओं के काल पहचानो, काल परिवर्तन कीजिए, इन सवालों के जवाब लिखे। आज वही हम व्याकरण के प्रकार में जानने वाले हैं, काल पहचानने का तरीका। तो दोस्तों, काल की परिभाषा है, यानी कि व्याख्या। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने का, यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने के समय जो है वो निर्धारित किया जाता है, उस समय का बोध होता है, हमें उसका परिचय होता है, उसे हम काल कहते हैं। तो सरल अर्थ में क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने के समय का जो बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो दोस्तों, काल का अर्थ है समय, यानी कि टाइम, वक्त। काल का अर्थ है समय। जैसे हम अभी काल के बारे में कुछ उदाहरण देखने वाले दोस्तों, कि जिससे हम काल अच्छी तरह से पहचान सकते हैं और काल पहचानने के तरीके भी हम जानने वाले हैं। तो उसमें पहला उदाहरण हमारा, मतदान आज होगा। उदाहरण पहला कौन सा है? मतदान आज होगा। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, गाड़ी शाम को 5 बजे आती है। गाड़ी शाम को 5 बजे आती है। तो ये जो उदाहरण है दोस्तों, तो इस वाक्य में हमें सवाल है कि मतदान कब होगा? मतदान कब होगा? तो उसका उत्तर आता है हमें आज, ये समय। और दूसरे वाक्य में गाड़ी शाम को कब आती है? 5 बजे। गाड़ी कितने बजे आती है? 5 बजे। मतदान कब होने वाला है? आज होने वाला है। तो इस प्रकार इस वाक्य में आज और 5 बजे ये क्रमशः होगा और आती है क्रियाओं का समय सूचित करते हैं। तो जैसे हमने परिभाषा में कहा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने के समय को बोध होता है, समय को सूचित किया जाता है, उसे काल कहते हैं। कि मतदान आज होगा, मतदान होने वाला है, पर कब? आज। गाड़ी शाम को 5 बजे आती है। गाड़ी हमेशा आती है, पर कितने बजे? 5 बजे। तो आज और 5 ये समय का बोध निर्धारित किया जाता है दोस्तों, उसे हम काल कहते हैं। तो काल के मुख्य प्रकार है 3। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। तो उसमें पहला है दोस्तों वर्तमान काल, जिससे हम तीनों काल के प्रकारों से भली भांति परिचित है। वर्तमान काल, क्रिया अभी शुरू है। इस काल में, वर्तमान काल में क्रिया शुरू है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सभी छात्र पढ़ रहे, पढ़ाई कर रहे, सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, तो यह क्रिया शुरू है, जिसमें है और हूँ ये 2 शब्द पहचानने के तरीके हैं। समझ लेना, वो वर्तमान काल की क्रिया है कि जिस क्रिया के वाक्य में, वाक्य के रचने में है या हूँ आता है, लगता है आखिरी में, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, सभी छात्र आज पढ़ रहे हैं,
यानी कि जो दोनों शब्द है आखिरी के है और हूं, ये वर्तमान काल को सूचित करते हैं दोस्तों। काल का दूसरा प्रकार है भूतकाल, कि जिसमें क्रिया पहले हो गई है। अब हम आज जो पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो कल स्कूल शुरू होते ही हम जो पढ़ा हुआ भाग हम याद करते हैं, वो भूतकाल की क्रिया है, कि जो पढ़ाने की क्रिया शुरू हो गई है, खेलने की क्रिया शुरू है, और बाद में दूसरे दिन जब हम आते हैं तो खेल चुके हैं, यानी कि खेलने की भी क्रिया हो जाती है। तो जिस काल में क्रिया हो जाती है उसे हम भूतकाल कहते हैं, कि जिस वाक्य में था आता है, थी आती है और थे आते हैं, अंत में 3 शब्द जो है दोस्तों वो लगते हैं, कि जिसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, वह गाना गा रही थी, बच्चे खेल रहे थे, कि जो क्रिया हो चुकी है उसे हम भूतकाल कहते हैं दोस्तों। तीसरा प्रकार उसमें भविष्यत काल, क्रिया होने वाली है। तो इस वाक्य में क्रिया घड़ने वाली है, होने वाली है, तो ये दोनों क्रियाओं के काल से हम भली भांति परिचित रहते हैं दोस्तों। एक वर्तमान काल और दूसरा भूतकाल जो हम जानते हैं, पर जो भविष्यत काल है जिससे हम सारे लोग अपरिचित रहते हैं, जिससे हमें उस भविष्य काल का क्रियाओं का कुछ भी बोध नहीं होता है। फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं क्या, कि कल क्या होगा? नहीं। तो इसमें क्रिया होने वाली है। जैसे गा, गी और गे, ये 3 शब्द आते हैं दोस्तों। मैं गाना गाऊंगा, वह गाना गाएगी, वह समूह गाना गाएंगे। इस प्रकार वह क्रिया होने वाली है, हुई नहीं है, इसलिए हम उस पर अपरिचित रहते हैं। लेकिन इतना कह सकते हैं निश्चित कि वह क्रिया होने वाली है, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं दोस्तों। तो वर्तमान काल के अंत में है या हूं ये शब्द आते हैं। भूतकाल के अंत में था, थी, थे ये शब्द आते हैं दोस्तों। और भविष्यत काल में गा, गी, गे ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमने क्रिया के काल के जो 3 प्रकार देखे हैं, तो उसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो अभी हम एक ही उदाहरण द्वारा तीनों काल में उसका परिवर्तन करने वाले हैं दोस्तों। तो उसके उपभेद है सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। एक उदाहरण तीनों क्रियाओं में, तीनों काल में हमने उसे परिवर्तित किया है। तो वाक्य किस प्रकार बनता है दोस्तों? देखो अभी, जैसे अब वर्तमान काल है जिसमें है और हूं लगता है। तो सामान्य वर्तमान काल की क्रियाओं में एक उदाहरण दिया मैंने सभी वाक्य में। सीता पत्र लिखती है। उदाहरण कौन सा है? सीता पत्र लिखती है। अब इसके अंदर जो क्रिया शब्द होता है, तो ता, ती, ते, है, हूं ये शब्द रखते हैं दोस्तों। अच्छी तरह से उसे याद करो, पाठ करो कि सामान्य वर्तमान काल के जो क्रिया शब्द है ता, ती, ते, है, हूं। अब उस पर उदाहरण बनता है अपना, सीता पत्र लिखती है। और वही वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया में हम उसको परिवर्तित करते हैं। चेंजिंग, परिवर्तन, बदलाव, हेरफेर। देखो अभी, सीता पत्र लिख रही है, अपूर्ण, यानी कि लिखने की क्रिया अपूर्ण है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाई हो चुकी नहीं अपनी पूरी
पूरे समय तक, तो यह सीता पत्र लिख रही है। तो उसमें जो क्रिया शब्द है दोस्तों, रहा, रही, है, हूं। हम कई उदाहरण उस पर देख सकते हैं कि मैं सीता पर ही उदाहरण कर लिया हमने, तो सीता खेल रही है, मैं खाना खा रहा हूं। बहुत से उदाहरण हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो अपूर्ण क्रियाओं को जो वर्तमान में चल रही है वह साबित करती है। उपभेद अगला है पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया हो चुकी है। जैसे सीता ने पत्र लिखा है, सीता ने पत्र लिखा है, जिसमें आ, या, है और हूं ये क्रिया शब्द आते हैं। दूसरा प्रकार हम देखते हैं दोस्तों भूतकाल की क्रिया, कि जिस क्रिया में था, थी ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य भूतकाल में अगर हमने वही वाक्य को हम देखते हैं, परिवर्तन करते हैं, सीता ने पत्र लिखा, तो क्रिया शब्द उसमें आ और या, लिखा, आ शब्द क्रिया शब्द। अपूर्ण भूतकाल में हम अगर वही वाक्य देखते हैं तो सीता पत्र लिख रही थी, अपूर्ण क्रिया, वो पत्र लिख रही थी। रहा, रही, था, थी, कि जो हमें अपूर्ण भूतकाल साबित करता है। पूर्ण भूतकाल में अगर हमने उसे परिवर्तित किया तो सीता ने पत्र लिखा था, जिसमें आ, या, था, थी, थे। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, सीता ने गाना गाया था, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बहुत से उदाहरण हम उसे देख सकते हैं दोस्तों। अब काल का जो तीसरा प्रकार है भविष्य काल, उसके में गा, गी, गे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और वही वाक्य को हम सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन करते हैं। सीता पत्र लिखेगी, सीता पत्र लिखेगी, कि जिसके अंदर आखिर में गा, गी, गे यह क्रिया शब्द आते हैं। तो जो भविष्य काल में सामान्य भविष्य काल कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत से छात्रों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर है, हूं, था, थी, थे और गा, गी, गे ऐसा क्यों दिया गया है। तो बात यह है कि वाक्य अगर पुल्लिंग होता है तो उसके अंत में था आता है, अगर वाक्य स्त्रीलिंगी होगा तो उसके अंदर वाक्य में थी अंत में आता है। वाक्य एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा तो थे आते हैं, यानी कि जिसमें अनेक संख्याओं को साबित किया जाता है। वाक्य पुल्लिंग में तो गा और वाक्य स्त्रीलिंग में तो गी, और अनेक वचन में अगर वाक्य होगा तो गे। इस प्रकार के रूप बदल दे। अपने तख्ते में इस जो चार्ट दिया है आपको सामने, उस तख्ते में एक ही उदाहरण दिया है दोस्तों, कि जो वह सभी काल में हमने उसे बताया है, उसमें परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार काल को हम इसी तरह से आसानी से सीधे और सरल शब्द में पहचानते हैं दोस्तों। तो काल पहचानने के जो तरीके हैं वो हमने अच्छी तरह से याद करना चाहिए, ताकि हमें परीक्षा के अंदर लिखते समय कोई भी दिक्कत या अड़चने, कठिनाई नहीं आ सके। अब हम अगला प्रकार देखने वाले दोस्तों व्याकरण के प्रकार में आगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों हमने क्रियाओं के काल के बारे में जो जानकारी ली, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में, यानी उनकी पहचानने के तरीके, तो हम उसका अध्ययन अच्छी तरह से करना है, ताकि हमें परीक्षा के अंदर लिखने को बड़ी सुलभता होगी, आसानता होगी, दिक्कत नहीं आने की, कठिनाई नहीं आने की। अब इस व्याकरण के आगे चलकर अगला प्रकार जो है दोस्तों वह है समानार्थी शब्द, यानी कि समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द, सिमिलर शब्द।
कहते हैं। एक शब्द को पर्याय दूसरा शब्द वही समानार्थ से होना चाहिए, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। उसकी परिभाषा है दोस्तों समानार्थी शब्द की, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। देखो, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। अभी उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य का काम है प्रकाश देना, सूर्य हमें प्रकाश देता है। और सूर्य को हम समानार्थी शब्द और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य यानी कि रवि समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। रवि हमें प्रकाश देता है। तो दोस्तों सूर्य को हम और भी कुछ नामों से जानते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तो सूर्य को यानी कि रवि को हम दिवाकर भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहा जाता है, भानु भी कहते हैं और दिनेश भी कहते हैं आदि, यानी कि इत्यादि नामों से हम सूर्य या रवि को जानते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार यह भाषा में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करना अच्छा नहीं है, इसलिए समानार्थी शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है दोस्तों पर्याय। पर्याय का मतलब होता है समान, और वाची पर्याय वाची, वाची का मतलब होता है बोले जाने वाला शब्द। समान बोले जाने वाला शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द। देखो दोस्तों, शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी उन्हें प्रयोग एक समान नहीं होता है। ये शब्द अपने अपने में पूर्ण होते हैं। सभी स्थानों में सारे शब्द अपने अच्छे नहीं लगते। प्रत्येक शब्द की अपनी महत्ता होती है, विशेषता होती है, और इस विषय और स्थान के अनुसार उन्हें किया जाता है। जैसे मैंने अपने पहला उदाहरण देखा है, सूर्य हमें प्रकाश देता है या रवि हमें प्रकाश देता है। तो आज सूरज बहुत चमक रहा है, हमने ऐसा कहा वाक्य। यहाँ पर सूरज शब्द ठीक लग रहा है। आज रवि बहुत चमक रहा है। तो इसमें अगर हमने सूर्य के अलावा भानु बहुत तेज चमक रहा है, दिनकर बहुत तेज चमक रहा है, भास्कर बहुत तेज चमक रहा है, ऐसा अगर कहा तो ये शब्द बोलने में हमें अटपटे लगते हैं दोस्तों, अजीब लगते हैं। तो इसलिए शब्दों के यहाँ पर जो शब्द अच्छा रहता है वाक्य के लिए, वाक्य के अनुसार वही शब्द का प्रयोग हम समानार्थक में शब्द उसको उठाकर उस वाक्य में पूरे करने चाहिए, समानार्थी शब्द। तो इसलिए सूरज या सूर्य यहाँ ठीक रहेगा। तो वाक्य बनता है सूर्य हमें प्रकाश देता है, रवि हमें प्रकाश देता है। तो इस वाक्य उसे पर्यायवाची शब्द होने पर भी वह अपना स्थान, शब्दों की कुछ विशेषता होती है, महत्व होता है, और वह वाक्य के रचने के अनुसार ही हमें अच्छे ठीक लगते हैं। अब इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे हम दोस्तों। तो दोस्तों अब हम समानार्थी शब्द का यानी कि पर्यायवाची शब्द का दूसरा उदाहरण देखते हैं। रात हो गई है। कौन सा उदाहरण है? रात हो गई है। तो दोस्तों रात यानी कि रात्रि, इस रात शब्द को और समानार्थी शब्द, जैसे हमने सूर्य यानी कि रवि को हमने समानार्थी शब्द देखे, उसी प्रकार यह शब्द भी आपको मालूम है। जैसे रात्रि, निशा और रजनी, इन तीनों शब्दों का अर्थ है रात, नाइट, रात्र कहते हैं। तो दोस्तों रात हो गई ये शब्द ठीक है, ये वाक्य ठीक है। फिर भी अगर मैंने कहा कि रजनी हो गई है तो ये वाक्य हमें ठीक नहीं लगेगा दोस्तों। शब्द जो है वह वाक्यों पर निर्भर करते हैं। वाक्य पर शब्दों का निर्भर होना जरूरी है। वाक्य पर निर्भर करते हैं कि कहाँ और कौन सा समानार्थी शब्द आएगा।
कि उस वाक्य के रचने को वही शब्द ठीक लगता है तो उस समानार्थी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, हम वाक्य के रचने के अनुसार हम समानार्थी और पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने यह पढ़ा है दोस्तों, काल पहचानने का तरीका और समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, इसका हमने आज अध्ययन किया है। अपने अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करो। मिलेंगे अगले पीरियड को। धन्यवाद।